जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूगोल की श्रृंखला में। भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारतीय मानक समय रेखा। आपको बता दें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भारतीय मानक समय रेखा को लेकर बड़े ही गिने चुने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि भारतीय मानक समय रेखा किसे निर्धारित किया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा या IST निर्धारित किया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो एक तो प्रश्न आपका यही हो गया। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि आखिर ये भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कौन सी राज्य की राजधानी इसके सबसे निकट है, मध्य प्रदेश का सबसे निकटतम वह जिला जो भारतीय मानक समय रेखा के सबसे निकट है, उससे प्रश्न बन जाते हैं। तो इनसे जुड़े हुए कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू होते हैं दोस्तों जिनसे प्रश्न बनते हैं, और ये सारे फैक्चुअल आंकड़े हैं। हम इन्हें चाहें तो 5 मिनट में कंप्लीट करके और इस टॉपिक को किनारे रख सकते हैं, पर इससे हमारी समझ विकसित नहीं होगी। इससे हमें यह नहीं पता चलेगा कि आखिर IST का निर्धारण यदि किया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का, तो क्यों किया गया है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को दोस्तों इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। आपको पहले ही बता दें, यह जो हमारी श्रृंखला चल रही है यह पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आपके फैक्ट देखिए, फैक्ट और कॉन्सेप्ट को लेकर के एक बहुत बड़ा जो कथन है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि फैक्ट जो है दोस्तों वो मछली है। फैक्ट जो है वो क्या है, वो मछली है, और कॉन्सेप्ट जो है वो जाल है। और ये पूरा का पूरा जो फैला हुआ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो रायता है कह दें, जो हमारा GK GS जो हमें पढ़ना है, इस पूरे तालाब में, ठीक है, इस पूरे समुंदर में, तालाब मत कहो इसे समुंदर कहो, इस समुंदर में जब हम वो जाल फेंकेंगे दोस्तों कॉन्सेप्ट रूपी, तो फैक्ट रूपी मछली ऑटोमेटिकली उसमें जो है फंस करके हमारे पास आ जाएगी। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि भाई कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाइए। आपका एक बार कॉन्सेप्ट मजबूत हुआ तो आपके फैक्ट ऑटोमेटिकली वहाँ पर कवर हो ही जाने हैं। तो चलिए ठीक है, हम इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आखिर मानक समय रेखा की आवश्यकता पड़ती क्यों है। तो देखिए, इसके पीछे का प्रमुख कारण यह है कि पृथ्वी जो है दोस्तों, ठीक है, पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य है। सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, और सूर्य के परितः जितने ग्रह हैं ये सभी अपना डेली रूटीन पर वर्क अपना करे जा रहे हैं। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। हमने पहले ही इसका अध्ययन किया हुआ है दोस्तों अपने स्कूल लाइफ में हम पहले इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई पृथ्वी क्या कर रही है। पृथ्वी 2 प्रकार का घूर्णन कर रही है, एक अपने ही अक्ष पर कर रही है और एक करती है सूर्य के परितः। अपने ही अक्ष पर दोस्तों कितने समय में करती है, तो वो करती है 24 घंटे में। जब सूर्य के परितः करती है तो वो लगभग 1 वर्ष का समय ले लेती है। इस सभी के बारे में हम परिचित हैं। अब देखिए, समझिएगा चीज़ों को। तो हुआ क्या, जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये कि जब सूर्य का प्रकाश हम देखते हैं जिस एरिया में पड़ता है, वह एरिया हमारा दिन वाला एरिया होगा, और उसके जस्ट अपोजिट वाला हमारी पृथ्वी का एरिया रात वाला होता है। हम सभी इसे ठीक ठाक तरीके से जानते हैं। हम सभी ने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मैचेस या कुछ ऐसी चीज़ें देखी हुई हैं, या कई मूवी में हमने देखा हुआ है कि भारत से लड़का जो है वो विदेश कमाने जाता है, और जब फ़ोन में बात करता है तो फिर जानकारी मिलती है कि वहाँ पर अभी रात है और हमारे यहाँ पर दिन है। तो मतलब एक जो चीज़ें हैं वो हम समझ पा रहे हैं। हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस चीज़ को समझा हुआ है कि भाई समय का थोड़ा सा हेर फेर यहाँ पर है। अब देखिए, समझिए, यह चीज़ आज की तो है नहीं, ये तो अतीत काल से चली आ रही है। अच्छा, ये तो विधि का विधान है, प्रकृति का साहचर ही ऐसा है, और स्वाभाविक सी बात है। देखिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप कोई भी एक गेंद ले सकते हैं और अपने कमरे में जहाँ पर भी आप अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप बैठे हुए हैं, वहाँ के सारी लाइटें बंद कर दीजिए और अपने मोबाइल की लाइट को ऑन कीजिए। मोबाइल की जो टॉर्च होती है उसको आपने जैसे ही ऑन किया दोस्तों, वैसे आप पाएंगे कि उसका उजेला एक पर्टिकुलर फिक्स एरिया पे बॉल पे पड़ता है। बॉल को आप रोटेट कीजिए, जैसे आप बॉल को घुमाते चले जाएंगे आप पाएंगे कि एक पोर्शन है, या आप बॉल में हल्का सा एक मार्क कर लीजिए, रेड ब्लू किसी भी कलर से। जैसे ही आप उसको रोटेट करेंगे आप देखेंगे रेड वाला पोर्शन यदि सामने आया है, कहाँ पर, उस टॉर्च के प्रकाश से, ठीक है, तो वहाँ पर वो प्रकाशवान हो जाएगा, अर्थात दोस्तों वहाँ पर दिन हो चुका है। अब जैसे ही आप उसे रोटेट करते हुए पीछे लेकर के जाते हैं तो अब होगा ये कि पीछे वाला एरिया आगे आ चुका है। हमने मार्क किया ही क्यों था, हमने मार्क किया ही इसीलिए था कि हमें ये आइडिया लगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने पाया दोस्तों कि दिन और रात कैसे होंगे, जैसे जैसे सूर्य के सामने हम होंगे वैसे वैसे हमारे उस एरिया में दिन होगा और उसके अपोजिट साइड में रात होगी। अगली बात देखिए, आप तनाव मत लीजिए, आप नॉर्थ पोल साउथ पोल पर भी मत जाइए, हम वहाँ भी पहुँचेंगे। सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं, सभी चीज़ें हैं दोस्तों, वो हम समझेंगे अच्छे तरीके से, पर फिलहाल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है वो ये
कि ठीक ऐसी ही स्थिति दोस्तों हमारे लोगों के साथ में हुई जो है पृथ्वी पर जो है कि भाई हम देखते हैं कि एक पोर्शन पे दिन जो है वो पहले हो रहा है और जस्ट उसके लगभग 25 से 30 डिग्री देशांतर का हेर फेर जब होगा, आगे पीछे जब होंगे, तो समय का भी अंतर आ रहा है। तो इन सभी दुविधाओं को समाप्त करने हेतु एक निर्णय लेने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मानक समय निर्धारित किया ताकि उस समय को आधार बना करके हम पूरी पृथ्वी के सभी देशों को एक समय पर ला करके रखने का प्रयास करें कि भाई एक निर्धारित समय हो और उसी समय को फॉलो करेंगे सब। तो इसी कड़ी में दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी होती है, ठीक है, और यह गोष्ठी 22 अक्टूबर सन 1884 को वॉशिंगटन डीसी में, दोस्तों कहां पर, वॉशिंगटन डीसी में ये गोष्ठी संपन्न हुई, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी कहां की राजधानी है ये आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी में, अच्छा चलिए ठीक है मैं ही बता देता हूं, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है दोस्तों वॉशिंगटन डीसी। तो वॉशिंगटन डीसी में ये गोष्ठी होती है, कब होती है, ये होती है 22 अक्टूबर सन 1884 को, और सर्वसम्मति से यह फैसला लिया जाता है कि हम एक समय निर्धारित करते हैं जिसे हम कहेंगे जीएमटी। जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। आप जरूर नोट कर लीजिए, देखिए हर चीज में बोर्ड में लिख दूं वो संभव नहीं है, आप सुनते जाइए, आप नोट भी करते जाइए, ठीक है। तो जीएमटी का निर्धारण किया गया ग्रीनविच मीन टाइम का, अर्थात दोस्तों एक देशांतर निर्धारित किया गया 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और देशांतर रेखाएं हम जानते हैं कि देशांतर रेखा क्या होती हैं, तो आपकी जितनी भी खड़ी खड़ी ऐसी रेखाएं होंगी दोस्तों ये देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। अक्षांश और देशांतर हमने भली भांति अपने पिछले लेक्चर में समझा हुआ है। अब ग्रीनविच मीन टाइम को ही दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा गया। ग्रीनविच मीन टाइम ही आपका प्रधान मध्याह्न रेखा यहाँ पर कहलाती है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि ये जीएमटी आखिर कहाँ से होकर के गुजरी है, तो दोस्तों ये होकर के गुजरी है लंदन के, ठीक है, लंदन के, आप नोट कर लीजिएगा, लंदन के ग्रीनविच एक जगह है वहाँ के रॉयल वेधशाला से, ठीक है, कहाँ से, रॉयल वेधशाला से, मतलब एक लेबोरेटरी है दोस्तों, ठीक है। वेधशाला को इंग्लिश में लेबोरेटरी कहते हैं, लैब, रॉयल लैब है। कहाँ पर है ये लंदन के ग्रीनविच नामक एक प्लेस पर है, ठीक है। और लंदन कहाँ है ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, इंग्लैंड ब्रिटेन के आपके लंदन के कहाँ पर है, ग्रीनविच, ठीक है। और वहाँ से रॉयल वेधशाला से होकर के ये 0 डिग्री गुजर रहा था, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसे ही हमने प्रधान मध्याह्न रेखा कह दिया। प्रधान मध्याह्न रेखा का तात्पर्य जो है वो ये है कि भाई अब हम जो है हम ये निर्णय लेते हैं, सर्वसम्मति से ये निर्णय लेते हैं, क्या निर्णय लेते हैं कि इस पूरे गोला में, यानी कि इस पूरी पृथ्वी के इस पर्टिकुलर प्लेस से, कहाँ से, इस 0 डिग्री वाला जो हमने डिसाइड किया है, इस 0 डिग्री देशांतर के आपके पूर्व वाला जो एरिया होगा दोस्तों वो कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध, और जो पश्चिम वाला होगा वो आपका कहलाएगा पश्चिम गोलार्ध, ठीक है। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, मतलब कि अब 0 डिग्री आपका डिसाइड हो चुका है, ये आपका पूर्वी गोलार्ध हो चुका है, ये आपका पश्चिमी हो चुका है, और चूंकि अब ये देशांतर हैं तो ये कहलाएंगे पूर्वी देशांतर, ये कहलाएंगे पश्चिमी देशांतर। पर एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू, हमने जो ये 0 डिग्री देखा दोस्तों, इस 0 डिग्री के विषय में आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी तो गोल है, हमने तो सामने से 0 देखा, तो इसके अपोजिट साइड में जो गई है उसे 180 डिग्री कहा गया, और उसे कहा गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहा गया दोस्तों, उसे कहा गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे कि भाई अगर कोई गोल चीज है तो उसके अपोजिट साइड में भी आपका अभी एरिया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इसके पहले हमने जब कर्क रेखा समझा था तो हमने पाया था कि कर्क रेखा जो है वास्तव में भारत से जो गुजरी है उसके विषय में चर्चा करते समय हमारा मुद्दा उठा अक्षांश रेखा का। तो अक्षांश रेखाओं में हमने पाया कि अक्षांश रेखा सब समानांतर है एक दूसरे के, बराबर 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 ऊपर तक गई हैं, बराबर 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 नीचे तक गई हैं। क्योंकि वहां पर हो ये रहा था कि पृथ्वी के केंद्र से आपने किसी भी जगह पर एक कोणीय दूरी ली और उसे ही आपने क्या कहा, किसी भी जगह पर एक पॉइंट लेकर के उसका जो एंगल था वही आपने अक्षांश के रूप में स्पष्ट किया। तो आखिर कहीं ना कहीं अक्षांश तो पूरा काट रहा था, उस गोल चीज को पूरी काट रही थी, तो वो जो 0 डिग्री है वो आगे पीछे चारों तरफ 0 0 0 0 है, ठीक है। पर यहाँ पर ये सिर्फ आधे में है, मतलब ये अभी पूरा वृत्त नहीं है, पूरा सर्कल नहीं है, ठीक है, अभी ये अर्धवृत्त है। अब ये पूर्ण वृत्त कब होगा, ये पूर्ण वृत्त होता है दोस्तों जब हम 0 में लास्ट का 180 भी इंक्लूड कर देते हैं। अब देखिए समझिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अर्थात दोस्तों हमने कहा कि जैसे 0 डिग्री है तो इसके अपोजिट में 180 है, का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से 1 डिग्री लेता हूँ इस साइड और 1 डिग्री इस साइड, फिर 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 3 डिग्री, तो इसके अपोजिट में जो 180 है दोस्तों उसके अगल बगल में 179 भी होगा।
ठीक है, 179 भी होगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। देखिए कुल मिलाकर के एक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो ये कि कभी भी जो आपके देशांतर होंगे दोस्तों वो 180 प्लस नहीं होंगे, ठीक है। मतलब दो देशांतर मिल करके 180 बनाएंगे। कैसे? जैसे मैंने आगे साइड में 1 लिया है तो पीछे साइड में इसके जो सर्कल होगा दोस्तों आधा वो 179 का होगा। आगे साइड में यदि मैंने 2 लिया है तो पीछे साइड में इसके जो सर्कल है वो 178 होकर के उसको 180 बना रहा होगा। और अगर हमने सामने 0 लिया हुआ है तो इसके अपोजिट में क्या होगा दोस्तों, तो सामने अगर हमने 0 लिया है तो इसके अपोजिट में 180 होगा और ऐसे करके ये 180 बनाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका ये यहाँ से एक स्पष्ट होता है कि भाई 180 से ज़्यादा तो होगा नहीं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने फिर से लौट करके अपने मूल केंद्र पर, और वो ये है कि भाई वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में कहीं ना कहीं आपका एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हो चुकी है। एक निर्णय लिया जा चुका है पूरे विश्व के जितने भी प्रमुख राजा महाराजा हैं, देश हैं, क्योंकि देखिए 1884 में हम जानते हैं कि ज़्यादातर जगहों पर तो भाई क्या चल रहा था, राजतंत्र चल रहा था, ठीक है। राजा महाराजा हैं, ठीक, सभी उपस्थित हो रहे हैं वहाँ पर। सभी ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया कि हाँ ये निर्णय आपका सही है। और बहुत महत्वपूर्ण पहलू आपको बता दूं, देखिए ये यूरोपियन कंट्री में हो रहा है, ठीक है। यूरोपियन कंट्री से डिसीजन लिया गया है 0 डिग्री का। इसके अलावा अमेरिका जो है वहाँ पर ये गोष्ठी हुई है, सभी उपस्थित हुए हैं और फिर फाइनली जो है यहाँ से डिसीजन ले लिया जाता है दोस्तों कि अब हम 0 डिग्री को क्या मान रहे हैं, अपना GMT मान रहे हैं। 0 डिग्री के जस्ट पीछे साइड में 180 डिग्री होगा, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानेंगे, ठीक है। और अब मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जो फैक्ट निकल करके आता है वो ये निकल करके आता है कि आपका जैसे जैसे आप पूर्व की ओर जाएंगे वैसे वैसे आप समय में आगे बढ़ते चले जाएंगे। कैसे और क्यों? तो देखिए इसको आप अच्छे से समझिए। इसमें होता कुछ यूं है कि भाई हमारी जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट हो रही है। और अच्छा चलिए ठीक है, पश्चिम से पूर्व को आप किनारे रखिए, आप अच्छे से इसको समझिए। आप बताइए कि सूर्य कहाँ से उदित होता है, मतलब सूर्य का उदय कहाँ से होता है, पश्चिम से या पूर्व से, उत्तर से या दक्षिण से? तो नो डाउट इसका आंसर है पूर्व से। तो भाई अगर सूर्य पूर्व में उग रहा है, सूर्य का उदय जो है वो पूर्व से हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सूर्य की किरणें पहले कहाँ पड़ेंगी? पूर्वी एरिया में। यानी कि हमारे जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, हमारे जो पूर्वी जो देश हैं, वहाँ पर पहले प्रकाश मिलेगा, ठीक है। अब हुआ ये कि भाई पूर्वी एरिया में अगर प्रकाश पहले मिल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये समय में आगे है। तो यही कारण है कि क्या डिसीजन लिया गया कि भाई 0 डिग्री से जैसे जैसे आप आगे जाएंगे एक डिग्री आप पाएंगे कि आप कहाँ पर हैं, आप समय में आगे जा रहे हैं। और जैसे ही आप 0 डिग्री से पीछे की ओर जाएंगे आप समय में कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, पीछे की ओर जा रहे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि आप यहाँ पर जो है मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी कि आपका समय का निर्धारण हो जाना चाहिए। और अगली बात, और अगली बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि समय का निर्धारण आपने करने का प्रयास तो किया सर, पर कैसे, ठीक है। तो देखिए उसको भी समझिएगा आप। अब चूंकि ये गोल है और कोई भी गोल जो वस्तु होगी, कोई भी गोल आपकी, चाहे पृथ्वी हो, कोई वस्तु हो, कुछ भी हो XYZ, ठीक है, वो आपका कितने डिग्री का होती है दोस्तों? वो होती है 360 डिग्री का। मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ, आप इसे नोट करते चले जाइएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप अपने नोट्स जो हैं वो प्रॉपर रखिए, ठीक है। तो देखिए इसको समझिए। जैसे ही हमने कहा कि भाई हम इसके समय के निर्धारण की ओर जा रहे हैं, तो समय के निर्धारण में आप पाएंगे कि गोल वस्तु जो होती है दोस्तों वो कितने डिग्री की होती है? वो 360 डिग्री की होती है। कैसे पता चला भाई? तो हमने कहा कि सेंटर पॉइंट से यदि हम ऐसे रेखाओं को खींचते हैं, हम जानते हैं ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। और 90 को अगर आप 4 टाइम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। इट मीन्स, ठीक है, इसका तात्पर्य ये है कि पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है, 24 आवर, काय के लिए? पूरा एक चक्कर लगाने के लिए। किसका? अपना, ठीक है, वो सर्कल कितने समय में रोटेट होती है पृथ्वी? 24 आवर में, 24 घंटे में। तो 24 घंटे में अगर पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है तो इसका सीधा सा मतलब है भाई, क्या मतलब है? इसका मतलब है, हम जानते हैं भली भांति कि 24 घंटे में एक आपका, यदि हम काटें इसे तो हम कहते हैं कि 1 घंटे इक्वल टू 360/24, तो ये आपका चला जाएगा दोस्तों 15 डिग्री में। देखिए 24 से कम 24, 12 बचा, ठीक है, मतलब 120। और 24 का जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार में 24 पंचे, ठीक है, 24 5 120, ठीक है, 120। तो 120 आपका आ गया, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी क्या होती है? रोटेट होती है। या 15 डिग्री जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपका क्या होता है? 1 घंटे का समय व्यतीत हो जाता है। तो मतलब हम कह सकते हैं, इसको किसी भी एंगल से पकड़िए आप, ठीक है। बचपन में हम एक कहावत बहुत सुनते थे कि कान कैसे भी पकड़ो, ठीक है, आपका कान, है ना, समझ रहे हो मेरी बातों को? आप उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि भाई 1 घंटे में 15 डिग्री या 15 डिग्री में 1 घंटे,
कि अगर आप जैसी 15 डिग्री आगे होंगे पीछे होंगे, मतलब कितने समय का अंतर आने वाला है, 1 घंटे का अंतर आने वाला है। तो मैंने कहा इसको थोड़ा और आप नीचे लेकर के जाओ, इसको थोड़ा और आप तोड़ो, ब्रेक करो। तो आप इसमें जैसे ही आगे जाते हो आप पाते हो कि भाई 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, हमने कहा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा भाई 15 डिग्री जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको 60 मिनट का समय लगता है। मतलब आप जब 1 डिग्री आगे बढ़ोगे तो आपको 60/15 यानी 15 चौको 60 यानी कि 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1 डिग्री आप जैसे आगे बढ़ते हो, 1 डिग्री देशांतर, वैसे आप में 4 मिनट का अंतर आता है। आप पीछे जाओगे 4 मिनट का अंतर आएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यही सारी समस्याएं थी। इन्हीं सब चीज़ों के निराकरण के लिए समय के निर्धारण की आवश्यकता पड़ती है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो समय के निर्धारण की आवश्यकता पड़ी क्यों दोस्तों, तो हम इस अंतर को यहाँ पर क्लियर कर पाएँ। क्लियर कर पाए का तात्पर्य ये है कि हम चीज़ों को व्यवस्थित कर पाएँ। हमारे ये ना रहे कि किसी एरिया में 4 मिनट का अंतर है, कहीं पर 20 मिनट का अंतर है। तो हमने कहा एक पर्टिकुलर एक लाइन होनी चाहिए। अब देखिए इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं भारतीय मानक समय रेखा को, कि भारतीय मानक समय रेखा जो है आपकी दोस्तों वो 82.5 डिग्री को मानी गई। और क्यों उसको निर्धारित किया गया, तो देखिए समझिएगा इसको व्यवस्थित तौर पे। अब हम देशांतर तो पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो भारत का देशांतरी विस्तार कितना है दोस्तों, भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री। ठीक है, मतलब कि आप देखते हैं ये जो आपका एरिया है गुजरात वाला, और ऐसे जाते हैं आप। ठीक है, और यहाँ आपका ऊपर का, तो आप जब इस साइड में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आप जब जाते हैं तो आप पाते हैं कि यहाँ पास आपका 97 डिग्री 25 मिनट है और यहाँ पर आपका 68 डिग्री 7 मिनट है। ठीक है, ये पूर्वी देशांतर चल रहे हैं। मतलब भारत कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में। और ये हम पहले पढ़ चुके कि भारत की अवस्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, यानी कि उत्तरी अक्षांश वाला आपका ब्लॉक हो जाएगा और इस साइड में आप देशांतर में जाएंगे तो पूर्वी। अब देखिए 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, अगर मैं कहूं इसके मध्य में कौन सी रेखा होगी, ठीक है, लगभग अगर हम इसे 30 ले लें तो 30 डिवाइडेड बाय दोस्तों 2, तो ये आपका निकल करके आता है 15। ठीक है, मतलब आप 68 से 15 जोड़ दीजिए या 97 से 15 घटा दीजिए, तो जो बीच का एरिया होगा, यानी कि हमने कहा किसको, 82.5 डिग्री को। ठीक है, 82.5 डिग्री हमें बीच में देखने मिलता है दोस्तों। इसे हमने क्या मान लिया, अपना मध्याह्न समय मान लिया। ठीक है, अपनी मानक समय मान लिया बीच का। दूसरी बात, इसके लिए एक नियम भी है, और यह नियम जो है उसी समय बनाया गया जब वो अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई, कि हम कहीं के भी समय का निर्धारण जब करेंगे, जैसे कि समस्त विश्व को जब समय जोन में बांटा गया, टाइम जोन में, तो टोटल 24 टाइम जोन थे। 24 टाइम जोन का मतलब है कि हर एक घंटे पे समय का बंटवारा हुआ। ठीक है, मतलब टाइम जोन जो बटे, तो उसमें हमने देखा कि भाई 1 घंटे में 15 डिग्री का अंतर आता है। तो उन्होंने एक छोटा सा सामान्य निर्णय लिया। वो निर्णय ये था कि किसी भी देश का, ठीक है, जितना देशांतरी फैलाव होगा, जितना ज़्यादा, उसके में समय का अंतर उतना ज़्यादा चूंकि आएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसे 7.5 डिग्री के गुणज में लेंगे। ठीक है, किस में लेंगे, हम 7.5 डिग्री के गुणज में लेंगे। तो इन्होंने 2 पॉइंट यहाँ पर निर्धारित किए। पहला पॉइंट तो ये था दोस्तों कि 7 डिग्री 30 मिनट का गुणक होना चाहिए। दूसरा ये था कि प्रयास हो हमारा कि वो क्या हो, वो उस देश का मध्याह्न हो। ठीक है, बीच का हो, मध्य का हो। ठीक है, तो ये भी निर्णय लेना चाहे इन्होंने। तो हमने देखा कि भाई हमारे भारत का तो 82.5 डिग्री बीच में है ही। तो हमने फाइनली क्या किया, हमने निर्धारण किया कि 82.5 डिग्री जो हमारी देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर, इसे ही हम IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या भारतीय मानक समय रेखा मानते हैं। बात जब ये आई कि आखिर इसे ही क्यों माने, तो उसका प्रमुख कारण ये था कि कहीं ना कहीं भारत में भी तो हमें देखने मिल रहा है भाई, क्या 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर, यानी 30 डिग्री में 120 मिनट का अंतर। और याद रखिएगा ये एक प्रश्न है, इन्हें नोट कीजिए, ये सब प्रश्न है। ठीक है, 7.5 डिग्री के गुणांक पर हम मानक समय मानेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। मध्याह्न रेखा जो होगी, जो मध्य की रेखा होगी, हमारा प्रयास होगा, हम उसे ही क्या मानेंगे, अपना मानक समय मानेंगे। और तीसरा, हमारे यहाँ के यदि हम देखें समय में अंतर, समय में अंतर का तात्पर्य यह है दोस्तों कि सबसे ईस्टर्न जो आपका पॉइंट होगा, सबसे पूर्वी जो आपका बिंदु है, वहां से लेकर सबसे पश्चिमी बिंदु तक, वेस्टर्न पॉइंट तक का बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, जो समय का अंतर है, वो कितना है, वो 120 मिनट का है। 120 मिनट्स मीन 2 आवर, 2 घंटे का समय। मतलब अगर आप देखें अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू किबुथी यदि हम देखें दोस्तों, तो वहां पर यदि सूर्य की किरण पड़ती है तो वहां से लेकर के गुजरात के सर क्रीक या गौर माता वाले एरिया में सूर्य की किरण पहुंचते में 2 घंटे का समय व्यतीत हो जाता है। तो ये इतना बड़ा जो गैप है, इसे ही तो खत्म करने के लिए हमने डिसीजन लिया। देखिए, मैं फिर से यहां पर रिपीट करना चाहूंगा और आपकी समझ को मैं चाहूंगा कि विकसित हो जाए। वो ये कि भाई देखे, आप प्राकृतिक चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। प्रकृति अपने हिसाब से चलेगी,
प्रकृति अपने हिसाब से चलेगी कि तात्पर्य यह है कि सूर्य की किरण तो वैसे ही निकल रही है। ऐसा नहीं है कि समय में सूर्य की किरण में कुछ अंतर आया, आपने उसको कैप्चर कर लिया, उसको पकड़ लिया, ना भैया, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सूर्य वैसे ही निकल रहा है। सबसे पहले सूर्य की किरण पूर्वी एरिया में पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले वहां सूर्योदय हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे सूर्योदय हुआ है तो गुजरात में 7 बज जाएंगे सूर्य निकलने में। अगर अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे हुआ है तो गुजरात में 6 बज जाएंगे। और अगर गुजरात में 5 बजे हो गया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय है ये 3 बजे हो चुका था। क्यों? क्योंकि भाई दोनों जो एरिए हैं इनके बीच में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। और पृथ्वी में हमने देखा कि भाई जैसे ही आप 15 डिग्री देशांतर के अंतर पर होते हैं, मतलब आप 1 घंटे के अंतर पर होते हैं, आप 1 डिग्री देशांतर के अंतर पर हैं, मतलब आप 4 मिनट के अंतर पर हैं। तो अगर आप 30 डिग्री देशांतर के अंतर पर हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके और जो दूसरा है आपका वो एरिया, वहां के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। तो इस 2 घंटे के डिफरेंस को समय में, जो हमारे हाथ में है घड़ी में, इक्वल करने के लिए हमने एक मानक समय निर्धारित कर लिया। और ऐसा ही मानक समय हमने विश्व स्तर पर भी देखा कि भाई वैश्विक स्तर पर हमने जो एक डिसीजन लिया, ठीक है, वो कौन सा रहा? वो 0 डिग्री का रहा। वो किसका रहा? वो GMT का रहा। वो किसका रहा? वो ग्रीनविच मीन टाइम का रहा। हमने उसे डिसाइड किया कि यहां से हम समय निर्धारित करेंगे। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम कहां से निर्धारित करेंगे दोस्तों? तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में होगा 82.5 डिग्री से। उम्मीद है अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर चल रहा होगा। और अगर कोई भी डाउट है, आपको थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप कमेंट में जरूर पूछें। ठीक है, तो हम उसका जरूर अपने नेक्स्ट पार्ट में प्रत्युत्तर आपका देंगे। जो भी आपका प्रश्न होगा, जो भी जिज्ञासा है, जरूर आप पूछिए और बढ़िया पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। अब ये जो श्रृंखला हमारी प्रारंभ हुई, आप विश्वास कीजिए हम इसे अंतिम पड़ाव तक लेकर के जाएंगे। तो फिलहाल हम वापस होते हैं अपने पॉइंट पर। तो मुद्दा यह है दोस्तों कि अब हमारे भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण हो चुका है। तो आपका पहला पॉइंट तो यही हो गया कि भाई IST क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपने किसको डिसाइड किया हुआ है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। दूसरा प्रश्न ये है, आप नोट कीजिएगा कि भारतीय मानक समय रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के, ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मतलब इलाहाबाद के नैनी से, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मिर्जापुर के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो गया कि भाई कहां से होकर गुजरती है। ये मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश का एक पॉइंट है, इलाहाबाद का या प्रयागराज का। मिर्जापुर जिसे अब जाना जा रहा है, पहले यह नैनी के नाम से जाना जाता था, तो मिर्जापुर नैनी आप दोनों लिख लीजिएगा कि इलाहाबाद प्रयागराज ब्रैकेट में मिर्जापुर और उसके ब्रैकेट में नैनी से होकर के गुजरती है। यह हमारी भारतीय मानक समय रेखा यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसके अलावा ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना। दोस्तों ये 82.5 डिग्री, देखिए ऊपर की ओर जा करके आप अपने मैप में देख सकते हैं 82.5 डिग्री जो है उसको आप सीधे एक पेंसिल से ऐसे लाइन खींच लीजिएगा 82.5 डिग्री को, तो आप पाएंगे कि वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है वो ये कि भाई इसके सबसे समीपस्थ राजधानी कौन सी है, सबसे करीब की राजधानी कौन सी है इसकी। ठीक है, इन 5 राज्यों में जो राजधानी है वो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कि कौन इसके सबसे करीब में, तो इसके सबसे करीब में है छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर या नया रायपुर, ये इसके सबसे करीब है। और अब 2 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि मानक समय रेखा के पूर्व में कितने भारतीय राज्य हैं और मानक समय रेखा के पश्चिम में कितने भारतीय राज्य हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आपका प्रश्न है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं दोस्तों हम यहाँ पर, वो ये है कि भाई जैसे ही हमने देखा कि मानक समय रेखा को हम जब गुजारते हैं और जैसे ही हम कर्क को लेकर के चलते हैं तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर जा करके एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा कि भारतीय मानक समय रेखा और भारतीय कर्क रेखा दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु का मतलब ये है, देखिए कर्क रेखा कुछ ऐसी गुजर रही है और ये मानक समय रेखा, तो ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर जाकर के क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रॉस करते हैं इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इसका प्रश्न कैसा होगा आपका, इसका आपका प्रश्न होता है कि ये कहां पर क्रॉस करते हैं। तो ये क्रॉस करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के एक जिले सूरजपुर के भैंसामुड़ा नामक एरिया में। देखिए इसे लेकर के बहुत सारे विवाद रहे, बहुत सारे बुकें और बहुत सारे जो राइटर हैं, लोग हैं, वो ये कहते हैं कि बलरामपुर नामक जगह से, कुछ लोग कहते हैं कोरिया नामक जगह से, और ये सब छत्तीसगढ़ में ही है। पर आप इसमें आश्वस्त रहिए, इसका आंसर सूरजपुर है। सूरजपुर का भैंसामुड़ा नामक एक जगह है, वहाँ तो सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा।
एक सेल्फी पॉइंट करके एक बनाया गया वहाँ पर, ठीक है, और वो पॉइंट वही है जो इसका क्रॉस पॉइंट है। इसके अलावा फिर भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जब आप नोट्स बनाएं तो आप क्या करें, सूरजपुर के ब्रैकेट में कोरिया और बलरामपुर भी लिख करके चलें। मान लीजिए ऑप्शन में सूरजपुर ना हो तो जो हो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। बहरहाल हम अपने पॉइंट पर आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पर यह है कि और कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पर हमें देखने मिल सकते हैं। तो आपको बता दें, जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारा भारत जो है दोस्तों, ठीक है, हमारा भारत जो है वो, या हमारा पूरा एशिया ही आपका इस 0 डिग्री के ईस्ट में है, पूर्व में है, और सूर्य पूर्व में पहले निकल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम इस 0 डिग्री से समय में आगे हैं, डेफिनेटली हम आगे हैं। और हम आगे हैं का मतलब यह है कि हम कह सकते हैं कि भारत का समय लंदन के समय से, या भारतीय मानक समय रेखा का समय लंदन के जो GMT है दोस्तों उससे आगे है। अब बात ये आती है कि कितना आगे है। तो देखिए इसे हम निकाल सकते हैं, ना केवल इसका बल्कि जो भी ऐसे प्रश्न आपके सामने आ जाएं, यदि आपको वहां का देशांतर का ज्ञान है तो आप डेफिनेटली उसे निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि इसके पहले ही हमने इसे पढ़ा हुआ है, क्या कि भाई 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है, 360 डिग्री, ठीक है। 1 घंटे में 15 डिग्री, आधे घंटे में मैं बात करूं दोस्तों तो 7.5 डिग्री। और ऐसे ही मैंने देखा कि 1 डिग्री के देशांतर के अंतर में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। ये सभी चीजें हमने निकाली हुई हैं। तो हमने पाया कि 0 डिग्री और 82.5 डिग्री में कितने डिग्री का अंतर हो गया, 82.5 डिग्री का। तो अगर 1 डिग्री में 4 मिनट तो 82.5 डिग्री में कितने मिनट, तो अब आप यहाँ निकाल सकते हैं। फिर जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आप पाएंगे 165/2 × 4। अब जब आप इसमें काटते हैं तो आप पाएंगे 2 2 4, और 165 × 2 का मतलब होता है 330, यानी कि 330 मिनट, 330 मिनट आगे है भारतीय मानक समय रेखा GMT से। अब अगर 330 मिनट आगे है का सीधा सा मतलब है कि कितने घंटे आगे है, तो देखिए इसे आप आसान तरीके से कर सकते हैं। 300 अलग रख दीजिए, 30 अलग रख दीजिए। 300 का मतलब है 60 मिनट का 1 घंटा, यानी कि 5 घंटे, और 30 मिनट का मतलब है आधा घंटा। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा कितने घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। किससे? GMT से। GMT का मतलब लंदन के समय से। तो अब अगर कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मान लीजिए लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर कितना बज रहा होगा, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको 5.5 घंटे उनसे आगे रख देना है। या मान लीजिए हमारे यहाँ पर हमने कहा कि शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो बताइए आप कि लंदन में कितने बज रहे होंगे। तो लंदन में नो डाउट हम उनसे 5.5 घंटे आगे हैं, का मतलब ये है कि दोपहर के 12 बज रहे होंगे। तो उम्मीद है आपके ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे। देखिए इनसे सीधा प्रश्न ऐसे बनते हैं और हम बहुत जल्द, जैसे ही हमारा ये चैप्टर पूरा ओवर होगा, हम कुछ 30-35 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर के आएंगे, जिसमें आपको ऐसे ही प्रश्नों से अवगत कराएंगे जो विगत वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो उम्मीद है आपका यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है। चलें ठीक है, हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो ये कि कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय जो समय है, भारत का जो पूर्व का और पश्चिम का समय है, या देशांतरी जो अंतर है वो कितने मिनट का है, ठीक है। कभी कभी मध्य प्रदेश का भी पूछ लिया जाता है, तो आपको इन्हें इसके देशांतर से ही कंप्लीट करने हैं। तो लगभग हमने तो ये देख लिया था कि भाई 30 डिग्री का अंतर है, चूंकि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में 30 डिग्री का अंतर है। तो 30 गुणित हमने जैसे ही 4 मिनट किया तो 120 मिनट निकल करके आया, यानी कि हमने कह दिया कि 2 घंटे। पर ऑप्शन पे 2 घंटे यदि नहीं हो तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 1 घंटे 57 मिनट और लगभग 12 सेकेंड। ये आप नोट कर लीजिएगा, 1 घंटे 57 मिनट और 12 सेकेंड का अंतर है दोस्तों हमारे पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट पर इस अंतर को समाप्त कर देता है मानक समय, जैसे ही हम मानक समय का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कि और क्या महत्वपूर्ण है, तो एक और पॉइंट है जो शायद कभी पूछा जा सकता है, और वो पॉइंट है भारत में जो मानक समय रेखा है, जैसे हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा निर्धारित कर रहे हैं, क्या वो पहले भी थी? पहले भी का तात्पर्य है कि आज़ादी से पहले भी थी, अविभाजित भारत में भी थी। तो आपको बता दें बिल्कुल ऐसा नहीं था। अविभाजित भारत में मानक समय रेखा का स्वरूप कुछ और था। निश्चित तौर पर होना ही चाहिए। मान लीजिए अगर अभी हम भारत का विभाजन करते हैं, या किसी भी देश का अगर हम विभाजन करते हैं 2 भागों में, अगर हम उसको बांट देते हैं 20 से, तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई उसका जो एक स्टैंडर्ड है, यानी कि 2 देशांतरों के बीच का जो मध्याह्न हमें लेना है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो जब हम अतीत काल में जाते हैं, जब हम उस समय पे जाते हैं, तत्कालीन समय पे, तो हम पाते हैं कि भाई पाकिस्तान भी तो हमारा है, यानी कहीं ना कहीं हमारे देशांतर और बढ़ गए। तो जितने ज़्यादा देशांतर का फैलाव होगा उतने ही ज़्यादा आपके समय जोन होंगे उस देश में।
उदाहरण के लिए आप एक नोट देख पा रहे हैं, कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरी विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 समय जोन है, रूस में 11 समय जोन है और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। ये वर्तमान की है दोस्तों। ठीक ऐसे ही जब हम भारत की बात करते हैं तो उस समय पे भारत में 3 समय जोन हुआ करते थे और ये 3 समय जोन कौन कौन से थे आप इसे जरूर नोट कर सकते हैं। पहला समय जोन था बॉम्बे समय जोन, ठीक है, बॉम्बे टाइम जोन आपका। दूसरा था कोलकाता और तीसरा समय जोन था दोस्तों असम का चाय बागान समय जोन। चाय बागान ये कहाँ का है, ये असम में। तो आपके इस तरीके से 3 टाइम जोन हुआ करते थे उस समय पे, जो कि वर्तमान में केवल एक है भारतीय मानक समय रेखा, और वो कौन सी है, वो 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश। तो प्रश्न ये उठा कि आखिर 3 की आवश्यकता थी क्यों? तो 3 की आवश्यकता कुछ इस तरीके से थी, चूंकि देशांतरी विस्तार ज्यादा था इसलिए इसे 3 भागों में बांटा गया था। अब हम एक और पॉइंट पर आते हैं और वो ये कि चाय बागान असम वाला जो है दोस्तों, इसमें अभी हाल ही में विगत 2 वर्षों पहले की बात है, लोकसभा में इसका मुद्दा उठाया गया था नॉर्थ ईस्ट के राज्य के लिए एक अलग टाइम जोन का। उसका कारण क्या है, हम उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उसका प्रमुख कारण है दोस्तों, देखिए होता क्या है कि जब किसी जगह पर पहले सूर्योदय हो गया, अब जैसे मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है आपका, या पूर्वी एरिया जो है भारत का, स्वाभाविक सी बात है कि पूर्व में सूर्योदय पहले होता है, तो सूर्योदय वहां पर हो चुका है। अब अगर सूर्योदय वहां पर हो चुका है तो आप इस बात को समझिए कि वहां पर सूर्य की प्रकाश आ चुकी है। अब सूर्य का प्रकाश चारों तरफ है, मतलब दिन की शुरुआत हो चुकी है। दिन की शुरुआत हो चुकी है का सीधा सा मतलब यह है कि अगर 3 बजे आपके यहाँ पर सूर्य की किरण आ गई है, 4 बजे आपके यहाँ पर सूर्य की किरण आ गई है, पहली किरण, तो 6 बजते बजते तक अच्छा खासा एक माहौल हो चुका होगा, दिन की शुरुआत हो चुकी है। अब होता क्या है, हमारे यहाँ पर यदि सूर्य की किरण आती है 6:30 बजे, 7 बजे, हमारे यहाँ पर धूप आएगी 8:30 बजे तक, 8 बजे तक, 7:30 बजे तक। तो 7, 7:30, 8 बजे धूप आने का मतलब है कि हमारी शुरुआत थोड़ी सी डिले हुई, उनकी शुरुआत थोड़ी सी पहले हो गई। तो अब जो इंडिया में है, अब चूंकि एक ही टाइम जोन है, तो उसी के आधार पर सभी जगह का, जितने भी, मतलब सभी जगह का तात्पर्य यह है कि प्राइवेट सेक्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर, चाहे गवर्नमेंट कोई भी कार्यालय हो, कोई भी स्कूल हो, वो सभी पूरे भारत में एक ही समय पर खुलते हैं। आपका जो गवर्नमेंट काम है वो सुबह 10, 10:30 या 11 से लेकर के शाम को 5 बजे तक में ही संपन्न होता है। पर अब जिस राज्य में भाई हमने देखा कि सूर्योदय पहले हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अगर 5 बजे वो बंदा उठ गया, देखिए इसको आप अच्छे से समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति 5 बजे सुबह उठ गया है, अब अच्छा खासा वहाँ सुबह हो ही चुकी है, और 11 बजे अगर वो ऑफिस जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि 6 घंटे का तो उसने अपना प्रीसियस टाइम बर्बाद कर दिया, खो दिया। और ऐसा ही यदि हम देखें कि दूसरे परिप्रेक्ष्य में कि जहां पर सूर्योदय 7 बजे प्रॉपर हुआ है, 8 बजे के लगभग, 7:30 के लगभग हुआ है, अगर वो 11 बजे जा रहा है तो वो तो प्रॉपर एनर्जेटिक है। तो ये जो इनकी एनर्जी का वेस्ट होता है, ये जो इनका टाइम का वेस्ट होता है, इसी सारी चीज़ों के चलते उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई हम क्या करें, हम अपना एक, हमें अलग से टाइम जोन दे दीजिए आप, हमारा एक अलग IST हो, ठीक है, उसे असम का चाय बागान कर दीजिए आप, चाय बागान। उसमें होगा ये कि जो हमारी मेहनत है, जो हमारा जो टाइम पीरियड है, वो हमारे पास में रहे। हालांकि इसका एक निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आपकी राय कुछ और हो सकती है। वो ये निकाला जा सकता है कि मान लीजिए अगर आपको समय में फेरबदल नहीं करना है, आपको एक अलग टाइम जोन नहीं देना है उन्हें, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उनका जो टाइम है उसे आप अलग कर दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां शेष भारत में, यानी कि जितने आपके बाकी एरिया हैं, यहाँ पर आपका ऑफिस का टाइम 11 से 5 का है, वहां पर आप उसे 1 घंटे पहले कर दीजिए। तो 1 घंटे पहले यदि कोई ऑफिस आएगा, 1 घंटे पहले स्कूल आएगा, तो 1 घंटे पहले जाएगा। मतलब टाइम पीरियड वही रहेगा, वर्किंग पीरियड, बट थोड़ा सा शेड्यूल चेंज रहेगा। उसमें यह रहेगा कि भाई सामने वाला जो है, जिनके यहाँ पर सूर्योदय पहले हो चुका है, वो अपना एक एनर्जेटिक जो टाइम है वो अपन प्रॉपर उसको वो अपना यूटिलाइज कर चुके होंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये था दोस्तों पूरा हमारा मानक समय रेखा से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट। हालांकि आपको अभी भी बता दें कि देशांतर का हमने पूरा कॉन्सेप्ट अभी नहीं देखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हमने नहीं देखा है, कि समय का जो अंतर हमने देखा था उसकी चर्चा हम विश्व भूगोल के अंतर्गत करेंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।